चलती है जीके जीएस के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर आर ओ की यहाँ पर तैयारी चल रही है आपकी, और सुबह क्लास 11 बजे आपकी चलती है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। और ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का जो नवीन अध्याय जोड़ा गया था, आपका जोड़ा गया था 2011-12 के दरमियान। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका सही होगा, पहले नंबर का बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? किसका महत्व अधिक है आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप पहला विकल्प आपका सही होगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित के क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया सूची और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक तरफ देखिए सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पर पैरासीटामॉल है, टैक्साल है, ग्रेफाइट है, विटामिन ई है। अगर हम बात करेंगे पैरासीटामॉल, आपने देखा होगा टेबलेट है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, दर्द निवारक दवा होती है, दर्द से राहत के लिए पैरासीटामॉल यूज किया जाता है। और अगर हम टैक्साल की बात करेंगे, टैक्साल ये आपका है कैंसर रोधी दवा, ये आपकी कैंसर रोधी दवा है। और ग्रेफाइट सभी को पता है, इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। और विटामिन ई जो है खाद्य परिरक्षक। यानी आंसर यहाँ पर जो होगा विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ 3412। जिनका भी जवाब 3412 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, आपको बताना है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? मतलब पृथ्वी के कार्बन चक्र में आपको बताना है कौन CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, पहला विकल्प तो करता है, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना ये भी करते हैं, ज्वालामुखी सक्रियता ये भी करता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण आपका है ये आपका CO2 की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। 4 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पौधे याद रखिएगा, पौधे जो होते हैं ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें पौधे अपने ही रंग वाले जैसे फूल पत्ती जैसे ना होगी सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट जवाब देना है, इन निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। हाँ ये देखिए दोस्तों, फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने संबंधित है, ये भी बात इन्होंने सही बोला है। और अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, मीथेन की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है, ये इन्होंने पूरी की पूरी बात गलत लिख रखा है। ये आपका जो लिखा है ना 5 गुना दोस्तों नहीं, यहाँ पर आपका 25 गुना होता तो सही होता, 5 गुना नहीं है 25 गुना आपका है। तो याद रखेंगे मेथेन की तुलना में CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में 25 गुना अधिक प्रभावी होता है, ना कि 5 गुना। आंसर जाएगा ए और मतलब फर्स्ट और सेकेंड के साथ। यहाँ पर आपको बताना है जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है, जवाब अगर आ रहा है 6 नंबर का डी नंबर आ रहा है ना, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। 6 नंबर का यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मृदा निर्माण भी कह सकते हैं, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। यहाँ पर लिखा हुआ ना जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, तो ये सारे के सारे होंगे, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। इनमें से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है कौन सा जीव, आपको बताना है। 8 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चींटी आपका होगा नहीं, विषाणु आपका होगा नहीं। हाँ रबर का पौधा, रबर का जो पौधा है ना वो अपना भोजन
अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। याद रखिएगा, रबर के जो वृक्ष हैं ये आपके भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबर जो है आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, जैव विविधता दिवस बता रहे हैं 22 मई को, बिल्कुल सही बताया गया है और बिल्कुल यहाँ पे कमेंट किया गया सही है। बाकी लोग भी कमेंट करते रहिए, काफ़ी लोगों को कमेंट कम आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं। और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। 30 नंबर में आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 10 नंबर में आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत इनमें से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये आपकी है समपोषणीय विकास। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से दो कथन है, आपको बताना है कौन सही है। लिखा हुआ है सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। और लिखा हुआ है कारण दिया गया सौर विकिरण हरे पौधों के द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 11 नंबर का जवाब की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के दोनों बातें सही हैं, ए आर आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए के साथ। इनमें से कौन सा कथन हरित जलवायु, हरित जलवायु को जीसीएफ के लिए सही नहीं है, हरित जलवायु के लिए सही नहीं है। 12 नंबर आपको बताना है। हाँ यहाँ पर लिखा ना इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। नहीं, इसकी जो आपकी है ना ये आपका जो है ये आपका मैक्सिको में था, ठीक है ना, डरबन में नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपका क्या है? सही नहीं है। बाकी सब सही है आपके, बाकी सब आपके सही हैं। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये जो आपका है ना ये आपका उत्तराखंड में सभी को पता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा बी आपका सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? 14 नंबर। 14 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, देखिए अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? नेफा के नाम से। और ये जो आपका राष्ट्रीय पार्क है ना ये आपका नाम दफा है, इसी के नाम पे। देखिए नाम दफा, अब दफा से याद रखिएगा, नाम है ना नाम दफा, यानी ये पहले नेफा के नाम जाना जाता था कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे, नेफा के नाम से। तो यही लिख सकते हैं नेफा। तो नाम दफा राष्ट्रीय पार्क है आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। डी नंबर आपका सही होगा। जैव ईंधन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है? 15 नंबर में बताना है। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है, यही आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके हैं। निम्नलिखित में से किस किट को आईसीएमआर के द्वारा रोग सूचक रोगियों के घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है? आपको बताना है किस किट को आईसीएमआर के द्वारा रोग सूचक रोगियों के घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है। 16 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब होगा कोविशील्ड। क्या होगा? कोविशील्ड। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? देखिए थारू जनजाति हमने बहुत बार बताया है, बताइए थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक प्रश्न अभी हाल ही में हमने अभी कराया था, एग्जाम में पूछा गया था कि द्वारका मंदिर कहाँ पर है? द्वारिका है ना, ये जो द्वारिका मंदिर है आपका, द्वारका मंदिर ये कहाँ पर है? तो द्वारका जो मंदिर है ना वो आपका गुजरात में। याद रखिएगा द्वारिका जो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। कभी गलती से यूपी मत सोच लीजिएगा, जो यूपी मार दें। चलो 18 नंबर बताइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा? 18 नंबर का जेके मंदिर तो कानपुर में स्थित है, लखनऊ में थोड़ा है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में। वृंदावन मंदिर आपका मथुरा में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में।
है ना, ये सब सही दिए गए हैं। तो ये आपका कहाँ है, जेके मंदिर कानपुर में, इसलिए यही वाला आपका सुमेलित नहीं था। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए, उत्तर दीजिए क्या होगा। लिखा हुआ है एक तरफ जनपद, एक तरफ मुख्यालय लिखा हुआ है। अगर हम जनपद की बात करेंगे, यहाँ पर अंबेडकर नगर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो ये आपका अकबरपुर हो जाएगा। कानपुर देहात की बात करेंगे, कानपुर देहात में आपका अकबरपुर माती है ना, ये आता है आपका मुख्यालय है आपके। और अगर हम जालौन की बात करेंगे तो जालौन में आपका उरई हो जाएगा, इसका मुख्यालय, जनपद का मुख्यालय कहाँ है, उरई में है जालौन का। और सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे, ये आपका नौगढ़ है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है, जालौन का उरई है, कानपुर देहात का आपका अकबरपुर माती। इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं, डी नंबर आपका सही है, 3142। अगला प्रश्न आपके सामने है, और बताइए इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी सही दिया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो ये भी आपका सही है। भारतीय दलहन वाला ये भी सही है। जब सब सही है, गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कहाँ पर है आपका, श्रीनगर नौ के लखनऊ में, ये कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, याद रखिएगा ये लखनऊ में आपका है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित एशियाई, यहाँ पर दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। देखिए जो एशियाई देश हैं उसमें आपको बताना है अधिकतम जनसंख्या घनत्व, बताइए किस देश का है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। सबसे ज़्यादा भारत का है, कितना है, 382 है आपका, याद रखिएगा। 324 श्रीलंका का है, और 287 पाकिस्तान का है, और 199 आपका नेपाल का। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं। जनसंख्या के घटते क्रम में देखिए पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है ना। जनसंख्या सबसे ज़्यादा विश्व में किसके पास है, भारत के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है चीन के पास है ना। और तीसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है तो भारत, चीन, यूएसए, है ना, यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है। बिल्कुल सही बात है। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बताना इनमें से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है ना। यहां पर आपको बताना है साक्षरता और नगरीकरण में बात करेंगे, दूसरे स्थान में बात करेंगे, पहले नंबर पे केरल है, साक्षरता की दृष्टि से आपका केरल है, नगरीकरण की दृष्टि से आपका गोवा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मिजोरम होगा साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में। इनमें से कौन सा एक आर्थिक के एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। 24 की बात करेंगे ना तो आपका हरियाणा आपका हो जाएगा, हरियाणा। हाँ बिल्कुल बात सही है। इनमें से किसका किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, किसका नाम प्रवचन सिद्धांत संबंधित है। 25 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ली का जो नाम है प्रवचन सिद्धांत संबंधित है, ली। चलिए 26 नंबर में बताइए, इसमें सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ देवपाड़ा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा लेख, है ना, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए 26 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, और 26 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, 3412 होगा। देखिए 26 नंबर का डी नंबर बिल्कुल सही है। देवपाड़ा अभिलेख जो है ना, बंगाल शासक विजय सेन, ये आपका है। ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे, प्रतिहार वंश के आपके राजा नरेश भोज हैं आपके। और प्रयाग स्तंभ लेख की अगर हम बात करेंगे, समुद्रगुप्त, ये तो सभी को पता ही होगा, सी का पहला होगा,
80 का पहला तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से बताइए, कथनों पर विचार करिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। और आपको देखिए 27 नंबर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। 7 वाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। ये दोनों की दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही लिखी गई है। 7 वाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए, है ना, और इन्होंने किया था सर्वाधिक सोने के सिक्के, गुप्त शासकों ने। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। ये आपका गलत है। ये आपका हिंद यूनानी शासकों ने किया था, ना कि कुषाणों ने। ये वाला गलत होगा। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोटों की सहायता से सही विकल्पों का देखिए यहाँ पर मिलान करना है। 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। 28 नंबर में आपसे पूछा गया है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में प्राप्त होता है। निकायों का संबंध जैन धर्म से है और अर्चरांग सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो जिनका भी जवाब यहाँ पे आ रहा है ना महाभारत का, ये तो सही है ना। महाभारत वाला पहला तो आपका सही। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है। और निकायों में लिखा है जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित है, ना कि जैन। यहाँ पर बौद्ध धर्म होता तो सही हो जाता, ये गलत हो गया। अब अगला जो पॉइंट लिखा है ना इन्होंने अचरांग सूत्र में, यहाँ पर बौद्ध नहीं जैन है, यहाँ पर क्या है जैन से संबंधित है। ये दोनों तो गलत आपके हो गए। ऑप्शन लगाएंगे केवल सी वाला। इल्तुतमिश के शासनकाल में सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 29 नंबर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय सेना को हस्म आसरफ कहते थे। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना सवार कल्ब कहलाती थी। इल्तुतमिश के काल में केंद्रीय सेना को हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी, है ना, हस्म अथरब नहीं, हस्म एक कल्ब कहते थे। हस्म ए अथरब नहीं था, हस्म एक कल्ब था, हस्म एक कल्ब था, इसलिए तो गलत हो गया। और अगला लिखा है सुल्तान की व्यक्तिगत सेना को यहाँ पर लिखा है ना सवार अकल्ब कहलाती थी, नहीं, यहाँ पर शमसी, यहाँ पर कहते थे सवार अकल्ब कहते थे। सवार अकल्ब जो था शाही घुड़सवार कहते थे, यहाँ पर आपका होगा शमसी घुड़सवार, ठीक है ना। शमसी, ये शमसी घुड़सवार था आपका, ये भी गलत है। ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। 30 नंबर में बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए सुमेलित करना है और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक तरफ आपका कर दिया गया, दूसरी तरफ आपका आरोपण दिया गया है और आपको मैचिंग कराना है। कर की बात करेंगे, उसर है, खराज है, खुम्स है और जकात है। तो देखिए उसर का जो है ना ये मुसलमानों पर आपका था भूमि कर, पहले का तो ए आपका सही है। और खराज की बात करेंगे, गैर मुसलमानों पर था आपका खराज, क्या कहते हैं, गैर मुसलमानों पर था आपका भूमि कर, है ना, गैर धार्मिक नहीं था, मुसलमानों पर था आपका, ये तो सही है आपका। खराज आपका गैर मुसलमानों पर भूमि कर से संबंधित है। और खुम्स की बात करेंगे तो ये आपका था लूट व गड़े खजानों पर कर था। और जकात की बात करेंगे, जकात आपका ना ये आपका मुसलमानों पर धार्मिक कर से संबंधित है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ 4123। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मिल्क के संबंध में इनमें कथनों पर आपको विचार करना है और कोड की सहायता से सही विकल्प आपको बताना है। लिखा हुआ यह विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि थी, ये वंशानुगत नहीं थी। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है। 31 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लिखा ना मिल्क विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली जो भूमि थी ना यह वंशानुगत होती थी। कैसी होती थी, वंशानुगत होती थी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा ना, यहाँ पर आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। ये विद्वानों और धार्मिक को प्रदान की जाने वाली भूमि थी, ये वंशानुगत नहीं थी, नहीं वंशानुगत थी, यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए आपका गलत हो जाएगा। पहला विकल्प आपका सही है। इनमें से आपको बताना है वंशों का देखिए सही क्रम बताना है। संगम वंश में आप जानते ही हैं 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 2 भाई थे आपके हरिहर और बुक्का, ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर सालू वंश है, अराविड वंश है, तुलु वंश है, ये आपको क्रम आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य के ही देखिए 4 वंशों का सही क्रम है। पहले आपके संगम वंश आते हैं सबसे पहले, तो एक देखो सब में पहले नंबर पे एक दे रखा है, कोई बात नहीं। इसके बाद संगम के बाद आपके आते हैं सालू वंश आते हैं, है ना, ये भी देखो साल से शुरू है और ये भी साल शुरू है। तो याद रखिएगा संगम के बाद अगला नाम जो आएगा वो भी साल शुरू होगा, यानी 1 2 तो हो गया, यानी ये 2 ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। और आगे देखिए अराविड वंश है और तुलु वंश है। इनमें से जो आपका अराविडू वंश है ना ये तुलु वंश के बाद आता है, यानी 1 2 4 3 होगा। 1 2 4 3 कहाँ पे है, ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 में लड़ा गया। इस दौरान विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था कौन था आपको बताना है। तालीकोटा का जो युद्ध है आपका 1565 में हुआ, ये बात तो सही है। और उस समय शासक आपके से सदाशिव राय थे आपके, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर।
हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत नहीं था? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत कौन सा नहीं था? तो आप कहेंगे 34 नंबर में जो आपका लिखा है ना, हमीदुद्दीन नागौरी, ये आपके नहीं थे। बाकी आपके ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन, निजामुद्दीन और ये सब आपके थे। अगला है, इनमें से आपको सुमेलित करना, आपको बताना है स्मृति संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय। अगर हम स्मृति संप्रदाय की बात करेंगे, इसके संस्थापक आपके शंकराचार्य हैं। श्री संप्रदाय की बात करेंगे रामानुज हैं आपके। और ब्रह्म संप्रदाय की बात करेंगे यहाँ पर आपका मध्वाचार्य हो जाएगा। और सनक संप्रदाय की बात करेंगे निम्बार्क हो जाएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 3142। इनमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा असत्य है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने शुरू किया था, 36 नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है, असत्य वाला बताना है। अब देखिए गुरुमुखी जो लिपि है गुरु अंगद ने शुरू किया था, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हम गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है और बिल्कुल सही बोला गया है। और यहाँ पर अगला लिखा हुआ है गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी, ये भी बात इन्होंने सही लिख रखी है ना, ये भी सही लिख रखी है। खालसा का जो गठन है पंचकार की व्यवस्था गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू किया, ये भी बात सही है। जब तीन सही है तो कन्फर्म है बी वाला गलत होगा। और यहाँ पर जो विवाह पद्धति लवन की जो शुरुआत है ना, ये किया गया था आपके गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था, हरु गोविंद नहीं थे, गुरु अमरदास के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत दिया गया है। निम्नलिखित मराठा पेशवाओं को सही क्रम में आपको बताना। अब देखिए मराठा पेशवाओं के बारे में भी प्रश्न आता है और कई बार पूछा जाता है, इसका जो क्रम है आपको सही बताना है, सीक्वेंस में बताना है क्या होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था संगम वंश के बारे में बताया था ना, आपका विजयनगर साम्राज्य वाले में संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आपका अरिविडु था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मराठा के क्रम के, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर आपके हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपके आएंगे, यानी 2 वाला स्टार्ट पहले होगा। ये 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं, ये आपके फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। इसके बाद आपके आएंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद आएंगे बाजीराव प्रथम। इसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम आएंगे, यानी ये दूसरे नंबर पे आएंगे, यानी 2-1 पहले आएगा। 2-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। 37 नंबर का आपका ए नंबर, बिल्कुल। एक सेकेंड 2-1 तो यहाँ पर भी है, 2-1 यहाँ पर भी है। अभी चलो अभी नहीं कह सकते, अभी और चेक कर लेते हैं। अभी नहीं कह सकते ना, 2-1 तो दोनों में था। चलो ये आपके फर्स्ट हो गए, ये बाजीराव प्रथम हो गए। और तीसरे नंबर पे देखो बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आपके माधवराज थे। माधवराज थे, और फिर माधवराज नारायण थे। नारायण बाद में थे, प्रथम पहले आएंगे, नारायण बाद में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 2-1-3-4 होगा, सही कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका होगा 2-1-3-4। आगे हम बढ़ते हैं। WHO के द्वारा कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1 डाल करके इस तरीके से लिखें, इनका नाम क्या रखा गया है। इनका जो नाम रखा गया कोरोना वायरस का प्रश्न है ये, तो इसका नाम कप्पा और डेल्टा रखा गया है ना। कौन कौन वेरिएंट थे, कप्पा और डेल्टा वेरिएंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से किस पेशवा के काल में पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया गया था, आपको बताना है किसके काल में। तो यहाँ पर वंशानुगत बना दिया गया था आपका बालाजी बाजीराव के काले से। बालाजी बाजीराव देखिए कहाँ है, ऑप्शन पहला आपका सही है। इनमें से शासकों का देखिए सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और ये आपको क्रम बताना है क्या होगा। अवध के नवाबों का सही क्रम है शहादत खां बुरहान मुल्क है, और यहाँ पर शहादत खां बुरहान मुल्क आपके फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद सफदर जंग आएगा, फिर सुदाउद्दौला आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1324 होगा, 1324 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बताना है मिर्जा राजा जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेदशालाओं को स्थापित करवाया था। वेदशालाओं को स्थापित करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, आपको बताना है 41 का आंसर क्या होगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेदशालाओं का निर्माण करवाया था, यानी आंसर लगाना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जगह करवाया था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए सुमेलित करना है, ये हमने कई बार आपको कराया है प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हम सुमेलित करने की बात करेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार कराया है, और ये सभी को पता होगा, ये आपका 1856 है, ये आपका 1856 है, यानी यहाँ पर बी का पहला होगा। अब बी का पहला देखिए संयोग से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब 3142 आपको ऑप्शन लगा देना है। अब विलियम बेंटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, 1829, यानी ए नंबर का तीसरा, ए नंबर का तीसरा यहाँ पर भी है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में आपको बताना है इनमें पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, घटते क्रम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है 43 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। घटते क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना, चलिए बताइए घटते क्रम में क्या होगा।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चलो यहाँ पर बात करेंगे, देखो ये आपका आता है ना 1945-46 के दरमियान आता है, 1945 और 46। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन की अगर हम बात करेंगे ना, ये आपका 1918 है। बारदोली सत्याग्रह सभी को पता होगा, 1928। साइमन कमीशन भी इसी समय भारत आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है ना, ये आपका 1936 है, ये आपका 1936 है। अब घटते क्रम का मतलब पहले ये आएगा ज्यादा वाला, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, यानी यहाँ पर ये वाला चौथा और पहला, चौथा पहला यही आला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 43 नंबर का सी होगा। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। यहाँ पर बताइए कौन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। सरकारिया आयोग की अगर हम बात करेंगे ना, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे ना, सदस्य कौन थे आपके, डॉक्टर SR सेन थे, ठीक है ना, डॉक्टर SR सेन। 44 का सी है। 1967 में कौन सी भाषा एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रमुख है, मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित की गई। 45 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, आपकी सिंधी। इसमें 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, याद रखिएगा 22 भाषाएं। इसमें से आपका अंग्रेजी नहीं है ना, अंग्रेजी आपकी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा का जो गठन हुआ था ना, वह आपका हुआ था 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 47 ये जोड़ा गया था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, और इसी में संपत्ति का अधिकार भी आपका खत्म कर दिया गया था। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है आपको बताना है ना। राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है, इसकी स्थापना 2004 में होती है, और ये आर्टिकल नंबर आपका 338 का आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, 338 का आपका नंबर है। हाँ बिल्कुल सही है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, है ना, बिल्कुल सही बात है। ये मैथिली और आपकी क्या कहते हैं, हाँ एक देखा 1992 और 92 संविधान में आपका 2003 में, देखिए हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैथिली डोगरी बोडो सब जोड़ी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए, 49 नंबर का जवाब आ रहा है। कह रहे हैं विकास में जन भागीदारी और वित्तीय संग्रहण, ये आपके दोनों हैं, यानी 49 का आंसर क्या होगा आपका सी नंबर सही होगा। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है। किन राज्यों में लागू नहीं है, तो आप कहेंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे लागू नहीं है। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको लगा देना है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग आंसर दे रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ लेट आए हैं। कोई बात नहीं, सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। सुबह 11 बजे क्लास आपकी चलती है, डेली क्लास आपकी चलती है 11 बजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद।